नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बिवेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी अब नहीं रहे। हॉकी के ये 96 वर्षीय यानी 96 साल के थे, उनकी अस्वस्थ होने के कारण मौत हो गई है। मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में ये भर्ती थे, अस्वस्थ चल रहे थे बड़े दिनों से और सोमवार को इन्होंने अंतिम सांस ली। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो ये भारत के सबसे बड़ी खिलाड़ी थे, हॉकी के बड़े खिलाड़ी थे और इनके समय में जब ये टीम के मेंबर थे, लगातार हैट्रिक ओलंपिक जो खेल होते हैं उनमें इनकी टीम ने लगातार स्वर्ण पदक हासिल किया। उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीता था तो उस दौरान ये खिलाड़ी टीम के मैनेजर थे और कोच भी थे। आप समझ सकते हैं कितने बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए इस खिलाड़ी का चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से जिक्र तो बनता था, क्योंकि ये भारत के सबसे बड़ी खिलाड़ी थे और 96 साल के थे और अस्वस्थ होने के कारण वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो हमारे नेटवर्क की तरफ से यानी चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। हमारी अगली सुर्खी CBSE की परीक्षा से जुड़ी है। देश भर के 15,000 परीक्षा केंद्रों में CBSE की परीक्षा होने वाली है। पहले सिर्फ 3,000 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा होती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चूँकि हर परीक्षा केंद्र में अब परीक्षा आयोजित करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी था। पहले जो परीक्षा होती थी वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी और इस दौरान थोड़ा सख्ती भी की जाती थी परीक्षा के दौरान। लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से कुछ परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं CBSE की, इसलिए अब 15,000 परीक्षा केंद्रों में CBSE की परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ 12,000 परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि 12वीं की परीक्षा 1 से 15 जुलाई के भीतर ये आयोजित होने वाली है, जबकि 10वीं की जो परीक्षा है वो सिर्फ दिल्ली के नॉर्थ एरिया में होनी है, क्योंकि दंगों की वजह से 10वीं की परीक्षा उस एरिया में नहीं हो पाई थी। अदरवाइज देश के अलग अलग राज्यों में CBSE की 12वीं की परीक्षा ही आयोजित होने वाली है। हमारी अगली सुर्खी 5 साल के एक युवक से जुड़ी है। ये युवक सोमवार को फ्लाइट में अकेला ही दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचा है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि 5 वर्षीय विवान 2 महीने से लगातार अपने दादा दादी के पास रुका था और वो अपने घर जाने की जिद कर रहा था। वो बेंगलुरु उसका घर था, माता पिता उसके बेंगलुरु में रहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अपने माँ बाप से वो नहीं मिल पा रहा था। चूँकि फ़्लाइट सोमवार से शुरू हुई है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 वर्षीय एक अकेले लड़के ने, जिसके अगल बगल में ना तो कोई रिश्तेदार था ना कोई जानकार था और उसके हाथ में सिर्फ एक मोबाइल था और एक स्पेशल कैटेगरी का टिकट था। और जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मीडिया की नज़रें इसी पर थी और जब वो अपने घर यानी बेंगलुरु जब फ्लाइट के जरिए पहुंचा तो उसके आसपास कोई जानकार नहीं था और ना ही कोई रिश्तेदार था, लेकिन मीडिया की नज़रें इसी युवक पर थी क्योंकि ये अकेला ही अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। और जब बेंगलुरु ये पहुंचा तो उसके सामने उसकी मां खड़ी थी, मंजू शर्मा, तो उसने इसे रिसीव किया। मां जब 5 वर्षीय अपने बच्चे से मिली तो वो भावुक थी, लेकिन उसने उसे इसलिए गले नहीं लगाया क्योंकि कोरोना वायरस के चलते कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो अपनी गाड़ी में उठाकर उसे अपने घर ले गई। उसके बाद उसे होम क्वारंटीन किया गया है। 5 साल के बच्चे का जिक्र यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है और एक माँ है और एक बच्चा है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रित रख पाए। अन्यथा जब कोई बच्चा माँ से मिलता है तो गले मिलता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब बच्चा दिल्ली से बेंगलुरु पहुँचा तो माँ गले नहीं मिली। उन्होंने भावनाओं को नियंत्रित किया और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई और अब उसे होम क्वारंटीन किया गया है। हमारी अगली सुर्खी 14 साल के कैफ खान से जुड़ी है। इस युवा कलाकार की आजकल काफ़ी चर्चा में। सोशल मीडिया पर इस कलाकार के हाथों बनी चित्र, खासकर स्केच, काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि फरीदाबाद से ये ताल्लुक़ रखते हैं कैफ खान, लेकिन इनके पिता यहाँ दर्जी का काम करते हैं जिला मुख्यालय पर।
फरीदाबाद से आए हैं और होम क्वारंटाइन हो रखे हैं। और लॉकडाउन की अवधि में इस 14 वर्षीय बच्चे ने अपने समय का सदुपयोग किया और अलग अलग ऐसे चित्र तैयार किए हैं, स्केच तैयार किए हैं जिसमें कोरोना योद्धाओं को स्वरूप दिया गया है। साथ में एक ऐसा चित्र तैयार किया है जिससे एक समाज को अच्छा संदेश जाता है। उन्होंने एक तरफ डॉक्टर बनाया, एक ही चित्र में एक डॉक्टर बनाया, एक भगवान बनाया और एक पुलिसकर्मी है। मतलब तीनों को एक चित्र में उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि ये तीनों ही लॉकडाउन की अवधि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही ऐसे लोगों के भी उन्होंने चित्र बनाए हैं जो लॉकडाउन की अवधि में अपना कार्य पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। इसलिए आपको हमारी जो चंबा हलचल नेटवर्क की जो स्क्रीन है, आपको इन चित्रों को जरूर देखने होंगे क्योंकि ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और सोशल मीडिया पर इस बच्चे के जो वायरल चित्र हैं उन्हें आपको शेयर भी करना चाहिए कि इससे उस बच्चे का हौसला अफजाई होगी, क्योंकि ये चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं। हमारी अगली सुर्खी आग से जुड़ी है। डलहौजी सब डिवीजन के एक गांव में आज सुबह तड़के अचानक आग भड़की। इस आगजनी की घटना में 2 मंजिला मकान राख हो गया है। इस मकान में 2 परिवार रहते थे और इस मकान की जो मुखिया है महिला, उसका नाम कमला बताया जा रहा है। उनके 2 पुत्र राजकुमार और विपिन इसमें रहते थे। और ये जब ये आग की घटना हुई उस टाइम बताया जा रहा है कि ये सभी परिवार के लोग सोए हुए थे और अचानक कैसे आग भड़की ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन बताया जा रहा है कि रसोई गैस की लीकेज की वजह से इस तरह का हादसा हुआ है। और जब जोरदार धमाका हुआ तब इन्हें पता चला कि घर में आग लग गई है। और इस घटना के दौरान एक 17 वर्षीय बच्ची को भी कुछ चोटें आई हैं और बताया जा रहा है वो झुलसी है और इस वजह से उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल एसडीएम सलूनी को जब इस तरह में सूचना मिली तो वो मौके पर गई और उन्होंने एक टीम भी वहां पर जांच को भेजी है ताकि जो आग की घटना के दौरान नुकसान हुआ है उसकी एवज में जो प्रभावित परिवार हैं उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। फिलहाल यह भी पता चला है कि प्रभावित परिवारों को कुछ राहत राशि दे दी गई है। विश्व की N95 मास्क से जुड़ी है। मार्केट में चर्चा थी कि N95 मास्क की कीमतें मनमाने ढंग से वसूली जा रही है। बहरहाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इस तरह में एक अधिसूचना जारी की है कि इनकी कीमतें ज़्यादा नहीं वसूली जा सकती, इसलिए 47% जो इनकी कीमतें हैं उनकी दरें घटाने को कहा गया है और इसी आधार पर अब N95 मास्क की कीमतें वसूली जाएंगी। और यदि N95 के जो कीमतें हैं, चूँकि 150 से 300 रुपये की कीमत इसकी वसूली जा रही थी, मनमाने ढंग से ये रेट थे क्योंकि कहीं 150 तो कहीं 300 रुपये लिए जा रहे थे। बहरहाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि जो N95 मास्क है उसकी जो कीमतें निर्धारित है उससे ज़्यादा नहीं ली जा सकते और मनमानी कीमतें बिल्कुल भी नहीं वसूलनी चाहिए। और जो कीमतें हैं उनमें 47% यानी कि 47% की कमी करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी अगली सुर्खी लॉकडाउन के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों में होने वाले एडमिशन से जुड़ी है। अब मेरिट के आधार पर ही अब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिलने वाला है, यानी +2 की मेरिट के आधार पर भी अब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं SP बंसल ने इस तरह में जानकारी देते हुए बताया है कि चूँकि लॉकडाउन के चलते इन दिनों कॉलेज बंद चले हुए हैं, साथ ही कुछ जो कक्षाओं के पेपर नहीं हो पाए और रिजल्ट भी नहीं घोषित हो पाया है, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधन ने अब इस तरह का फैसला किया है। अब जो भी प्रवेश होगा यानी चयन होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में वो अब मेरिट के आधार पर ही होने वाला है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है, यानी स्नातक स्तर की जो पढ़ाई इंजीनियरिंग कॉलेज में होती थी वो +2 की मेरिट के आधार पर ही उसमें प्रवेश लिया जाएगा और साथ ही स्नातकोत्तर जो स्तर के जो कोर्स थे उसमें अब स्नातक स्तर के कोर्स में बनने वाली मेरिट के आधार पर ही एडमिशन होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के बाद उन्होंने
जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई का एक नया पैटर्न तैयार किया है। अब ऑनलाइन तरीके से कैसे पढ़ाई होने वाली है, इस संदर्भ में कॉलेज प्रबंधन कुछ अहम फैसले लेने वाला है। इसलिए जो ये फैसले लिए जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज की जो वेबसाइट पर इन्हें डाला जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट किसी को अगर कोई दिक्कत है तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर इन फैसलों के संदर्भ में संपर्क कर सकता है। हमारी अगली सुर्खी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था से जुड़ी है। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था से परेशान कुछ लोग आज प्रशासन से मिले हैं और इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को सुधारा जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक महिला की डेथ हुई थी और इस डेथ की वजह अव्यवस्था का कारण बताया जा रहा है। और क्या कुछ कहा आपको ये जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये राजपूत कल्याण सभा से जुड़े लोग हैं, वो कॉलेज की व्यवस्था से काफ़ी परेशान है और कुछ कहा उन्होंने वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। भूपेंद्र जसरोटिया, अध्यक्ष राजपूत कल्याण सभा चंबा। आज हम चंबा के बाशिंदे एक विशेष मुद्दे पर उपायुक्त महोदय से मिलने गए। हमारे चंबा में आजकल गर्भवती महिलाओं की बहुत ही बुरी दुर्दशा हो रही है। पीछे एक हफ्ते में 2 महिलाएं गर्भवती एक्सपायर हुई हैं। वो मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था के कारण चंबा के वासियों में बहुत रोष व्याप्त है उसके प्रति, क्योंकि ना समय पर एम्बुलेंस मिलती है और ना ही कोई मामूली से मामूली कोई दवाई का इंतजाम होता है, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई और चंबा के लोगों में बहुत ही रोष व्याप्त है। अभी चंबा में कोविड-19 कोरोना के तहत सिर्फ इसी पर ध्यान दिया जा रहा है कि कोरोना को बचाया जाए। हम मानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, पूरे प्रदेश में क्या देश दुनिया में बुरा हाल है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अन्य बीमारियों पर, अन्य जो बहुत ही बुरी तरह से रोग से ग्रस्त लोग हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि इसके प्रति विमुख हो रहा है प्रशासन और बहुत ही अव्यवस्था छाई हुई है। अभी पीछे सुनीता देवी मोहल्ला सुराड़ा से रात को 10 बजे हॉस्पिटल में लाई गई। उसकी हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन पूरी रात भर वो हॉस्पिटल में रही और वहाँ पर कोई भी गायनी की डॉक्टर नहीं थी। फ़ोन करने पर उन्होंने बिल्कुल भी उसका संज्ञान नहीं लिया और वो सुबह फ़ोन से ही उनको रेफ़र कर दिया गया टांडा के लिए। और वो टांडा जाते समय बाथरी में ही उनकी मृत्यु हो गई, बहुत ही असहनीय पीड़ा के कारण। तो हमारा ये विशेष अनुरोध रहेगा कॉलेज के प्रिंसिपल सीएमओ साहब से कि इस बात पर ध्यान दिया जाए। और पीछे अभी हाल ही में गरमाड़ी में भी इसी हफ्ते एक औरत की मृत्यु हुई है। वो भी गर्भावस्था में थी, उसका बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसका भी ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं हुआ और वो भी टांडा के लिए रेफ़र कर दी गई, जो कि ककीरा में उसका देहांत हो गया। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय व स्वास्थ्य मंत्री निदेशक शिमला मेडिकल को भी ज्ञापन दिया है उपायुक्त के माध्यम से। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी इवन प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कि चंबा की व्यवस्था का बुरा हाल है मेडिकल का, उसको सुचारू किया जाए और ठीक ढंग से उसका की व्यवस्था की जाए। हमारी अगली सुर्खी भाजपा के अलग अलग मोर्चों के अध्यक्षों से जुड़ी है। पार्टी हाईकमान भाजपा की ओर से अलग अलग मोर्चों के अध्यक्षों की ताजपोशी की गई है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष चंबा जिले से कांता ठाकुर को बनाया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष की ताजपोशी गुलजार अहमद के नाम पर की गई है, यानी गुलजार अहमद को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही एसटी मोर्चा का जिलाध्यक्ष पवन कुमार को बनाया गया है। इसके अलावा बालम सिंह ठाकुर को भाजपा किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इन सभी की ताजपोशी की जानकारी
मीडिया प्रभारी CL ठाकुर ने दी। हमारी अगली सुर्खी प्रवासी मजदूरों की राशन की खेप से संबंधित है। प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में राशन मिलना शुरू हो गया है। आज सुल्तानपुर वार्ड के पार्षद करतार सिंह ठाकुर की अगुवाई में 101 जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें राशन की जो खेप मुहैया करवाई गई। ये प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से थे, चूँकि सरकार ने एक निर्देश दे रखा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें 2 महीने तक फ्री में राशन मिलना चाहिए। तो उसी के निर्देशानुसार आज जो वार्ड के पार्षद हैं सुल्तानपुर वार्ड के करतार सिंह ठाकुर, वो खुद इसमें इनिशिएटिव लेते हुए डिपोधारक के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने 101 कामगारों को फ्री में राशन मुहैया करवाया है। हमारी अगली सुर्खी गुरु पर्व के आयोजन से जुड़ी है। गुरु पर्व पर मेडिकल कॉलेज चंबा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। पुण्य कार्य होता है रक्तदान करना, तो इस पुण्य कार्य को करके जो युवा हैं जिन्होंने रक्तदान किया वो काफ़ी प्रसन्न नजर आए। और इससे पहले हम यहाँ पर ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि सोमवार को भी अंजुमन इस्लामिया की तरफ से ईद के मौके पर रक्तदान का आयोजन किया गया था और इस दौरान काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया था। आज गुरु पर्व था। गुरु पर्व के मौके पर भी पारा चिनार बरादरी से जुड़े युवाओं ने रक्तदान किया और काफ़ी तादाद में ये युवा पहुँचे थे। तो ये एक अच्छा अनुभव रहा और एक अच्छा इनिशिएटिव है जो रक्तदान करने के लिए युवा आगे आ रहे हैं। हमारी अगली सुर्खी मौसम से जुड़ी है। काफ़ी दिनों बाद चंबा जिले की जनता को राहत मिली है, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे और मंगलवार को मौसम में थोड़ा सा तब्दीली आई और थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई, तो लोगों को अब गर्मी से राहत मिली है। हमारी अगली सुर्खी क्वारंटीन केंद्रों से जुड़ी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुलेरी ने आज चंबा जिले के तीसा में स्थापित क्वारंटीन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ है उनके साथ एक बैठक भी की है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि क्वारंटीन केंद्रों में अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को, साथ ही जो वहाँ का स्टाफ है हेल्थ से जुड़ा वो भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। इसलिए ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए वो स्वयं गए थे। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा वहाँ का स्टाफ कार्य कर रहा है, इसलिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई तो बनती थी। तो ये थी हमारी आज की सुर्खियाँ। कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।